मैं एक जगह काम करती थी और मालिक मुझे पसंद आ गए। उन्होंने शादी करके मुझे उसी घर की मालकन बना दिया। मैं जैसे ही हामला हुई तो मुझ पर इल्जाम लगाकर तलाक दे दी, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो मुझसे माफी मांग ली और हलाला करवाना चाहा, लेकिन कोई इस बात को राजी ना होता। एक दिन वो मुझे मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गए। उन्होंने जो बात कही सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए कि मैं तेज दौड़ते हुए मैंने एक दफा फिर से मुड़कर देखा, जैसे पूछना हो कि मेरा कसूर क्या है। मेरी नजरें बार बार सवाल कर रही थीं। एक दफा मेरा कसूर तो बता दो। मेरा सांस फूलता जा रहा था, टांगे पसीने से शराबूर और भारी होती जा रही थीं। करीब था कि मैं गिर जाती, लेकिन अपनी जानिब बढ़ते हुए हजूम को देखकर एक दफा फिर से हिम्मत जमा करके दौड़ना शुरू कर दिया। भीड़ में इजाफा होता चला जा रहा था। भीड़ में शामिल हर एक अपना मुझ पर आवाजें कस रहा था और हर एक का इल्जाम दूसरे से अलग था। सारे शोर में कुछ भी समझना समझाना मुमकिन न था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही लोगों ने पत्थर उठा लिए। मैं भागते भागते घर में पहुंच गई। इसके बाद जिंदगी की उम्मीद महसूस हुई। जिंदा बच जाने की ममहूम सी उम्मीद ने मेरे बदन का साथ छोड़ती टांगों में फिर से तवानाई भर दी। मैंने एक बार फिर मुड़कर देखा, जैसे उस शख्स को ढूंढ रही हूँ जिसने ये मामला शुरू किया था। हजूम और इसका दरमियानी फासला कम होता जा रहा था। इतने में एक आवाज आई। आखिर उसने किया क्या है? सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में पूछा गया, हुआ क्या है? सारी जुबानें बंद हो गई थी। किसी को जवाब मालूम नहीं था कि अचानक एक और आवाज गूंजी, देखो दौड़ने ना पाए, जल्दी करो, अगर भाग गई तो मिलना मुश्किल है। ये सुनते ही सब दोबारा मेरी तरफ लपके। इसी दौरान वो शख्स फासले को खत्म कर चुका था। मेरे और उसके दरमियान चंद कदमों का ही फासला रह गया था। इस शख्स को आईन सामने पाकर मैंने एक बार फिर हजूम की तरफ नजर दौड़ाई। मैंने गर्दन वापस मोड़ी ही थी कि यूं महसूस हुआ जैसे उसके पेट में गर्म सुलाख उतार दी गई हो। गोली की आवाज सुनकर करीबी दरख्तों पर बैठे कौवे काएं काएं करते उड़ने लगे। वो एकदम लड़खड़ा गया, लेकिन फिर संभल कर मुझे साथ लिए दौड़ने की कोशिश करने लगा। इतने में एक और सुलाख उसके बदन में सुराख करते गुजर गई। अब की बार वो गिरा तो फिर ना उठ सका। हजूम रुक गया। मेरी नजरों ने गोली मारने वाले की जानिब देखा। जब वही शख्स जो मेरा खैर ख्वाह था, उसकी तरफ से फिर वही आवाज आई, लेकिन इसने किया क्या था? तब जैसे सारे हजूम ने उसकी बात सुन ली हो और जवाब दिया हो, लेकिन इसकी आवाज पूरी तरह ना निकल सकी और उसके गले में ही दब गई। शायद यही उसका सवाल और यही जवाब था। मेरी आंख खुल गई। आज फिर इस ख्वाब ने मुझे डरा दिया था। ये ख्वाब कई सालों से कई बार मुझे आ चुका था। ख्वाब में इतने लोग, इतना रश होता था जैसे मैं मुजरिम हूँ। कोई इस हजूम में से ही मुझे बचाने आता है, लेकिन कोई है जो उसे भी मेरा साथ देने नहीं देता और मार देता है। ख्वाब से जागने के बाद पसीने से तर माथे पर हाथ फेरते मैंने सर बेड की पुश से टका लिया। ये दिन भी सोचते गुजरने वाला था। दो लोग कौन थे? एक मुझे इस हजूम के सामने जलील करने वाला और दूसरा बचाने वाला। मेरा नाम माहम है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। हम 5 बहन भाई हैं। भाई शादीशुदा है। मेरी भाभी हमारी कजन है। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता मेरी भाभी के भाई से तय था। मैं कराची में एक दारुल उमान की निगरान थी। एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसी मुसीबत की मारी लड़की से हुई। वैसे तो वहां पर सभी मजलूम औरतें आती थीं, मगर इसमें कुछ खास बात थी। वो खूबसूरत और खुश इखलाक लड़की थी, मगर जब इसको वहां लाया गया तो वो बहुत रो रही थी। मैं उससे उसके रोने की वजह जानना चाहती थी। मैंने उसे 2-3 बार प्यार से पूछा, मगर उसने कुछ ना बताया। दारुल उमान का ये असूल है कि यहाँ पर आने वाली किसी भी लड़की या औरत को मजबूर नहीं किया जाता कि वो ये न समझे कि ये लोग उसे मजबूर कर रहे हैं। मैंने उसे इसके बिस्तर पर जाकर बिठा दिया। वो सुर्ख आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। वो कहने लगी, मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, आप मुझे किताब ला दें कि मैं उसे पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगी। मैंने पूछा, और कुछ चाहिए तो बता दो। कहने लगी कि मैं ऐसी जगह पर रहना चाहती हूँ जहाँ ज्यादा औरतें ना हो, वरना इनकी बातों की वजह से मैं सो नहीं सकूंगी। मैंने बाएं साइड वाले कमरे की तरफ इशारा किया और कहा कि वो कमरा खाली है।
मगर वहाँ कोई चारपाई नहीं है। वो कहने लगी कि मैं फर्श पर बिस्तर लगा लूंगी, मुझे अच्छा लगता है फर्श पर सोना। मैंने कहा ठीक है, जब तक कोई और औरत नहीं आती तुम वहाँ पर सो जाओ, मगर जब कोई आ गई तो तुम्हें कमरा शेयर करना होगा। कितना पढ़ी हो जो किताब मांग रही हो? उसने कहा बस FSC। मैंने उसे चाय और फिर खाना भिजवा दिया। वो खाकर सो गई। मेरी ड्यूटी शाम 6 बजे तक थी। मैं वहाँ पास में ही रहती थी। अगले दिन जब मैं आ गई तो वो मेरी मुंतजिर थी। वो पहले से ज्यादा बहुत पुरसकून थी। वो मेरे पास आई तो मैंने कहा कि तुम कैसी हो? उसने कदरे खुशमिजाजी से कहा मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने सामने वाली कुर्सी पर उसको बैठने का इशारा किया। वो बड़े ही अदब से वहां बैठ गई। मैंने उससे खाने को पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। उसका मूड भी बहुत खुशगवार था। मैंने उससे कहा कि अल्लाह ताला हर इंसान को उसके नसीब संवारने का मौका देता है। कल तुम बहुत रो रही थी, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उसने कहा कि मदद करने का शौक तो सभी को होता है और सभी ख्वाब दिखाते हैं, मगर मदद कोई नहीं करता। मगर मेरे यकीन दिलाने पर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं 10 साल की थी जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। वो बहुत शफीक थी। मुझे उनकी एक एक बात अब तक याद है। मेरी एक ही बहन थी, हम पर वो बहुत ही बुरे दिन थे। अब्बा मुशक्कत करके हमें पाल रहे थे। वो चाहते थे कि हम बड़े होकर कुछ बन जाएं। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो हमारी मदद करता। दादी बीमार थी लेकिन कपड़े सीकर और बिस्किट बनाकर दुकानदारों को बेचती थी। मेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इस पर दादी को और मुझे उम्मीद थी कि वो हमारा सहारा बनेगी, मगर मैट्रिक में उसने भी पढ़ाई छोड़ दी। उसकी दोस्ती मोहल्ले के एक आवारा लड़की से हो गई थी। मेरी बहन ने उस लड़की की दुआ सलाम मेरे भाई से करवा दी। वो लड़की बहुत शातिर थी, बल्कि मुझे तो लगता था मेरी बहन से दोस्ती भी मेरे भाई के लिए ही की थी। इस लड़की के चक्कर में मेरा भाई भी तालीम अधूरी छोड़कर बैठ गया। मेरे भाई ने पढ़ाई छोड़कर हम दोनों को बहुत दुख दिया था। अब मैंने और भी जोश से पढ़ना शुरू किया कि जानती थी अब अपने अब्बा और दादी की उम्मीद मैं ही हूँ। मैंने भी सोचा कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो पहले दादी का इलाज करवाऊंगी। मेरा भाई सारा दिन बाहर आवारा लड़कों में फिरता रहता था। इसका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक कर लिया और अब कॉलेज में दाखला लेने का सोचा कि FA कर लूंगी तो अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। मैंने कॉलेज में दाखला लिया। अपने प्रिंसिपल को अपने घर के हालात बताए तो उन्होंने मेरी फीस माफ कर दी और कहा कि अगर तुम्हारी दादी कॉलेज कैंटीन के लिए कुछ बना दें तो मैं कैंटीन में लगवा दूंगी। दादी ने हामी भर ली और इससे हमें अच्छी खासी आमदनी आने लगी कि 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाती थी। मैं भी शाम को घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। मेरे भाई को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि हम लोग कैसे गुजारा कर रही हैं। अब वो कई हफ्ते घर से बाहर रहता था और जब घर आता तो अगर खाना बना होता तो खा लेता, वरना सो जाता। शाम को उठता, नहा धो के फिर चला जाता। हम किसी से भी नहीं पूछ सकते थे कि वो कहाँ है। एक दिन वो घर आया और आकर सो गया। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला तो पुलिस थी। दरवाजा खोलते ही वो अंदर घुस आए और मेरे भाई को पकड़ कर ले गए। हम लोग इतना घबरा गए कि कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वो क्यों उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, उसने क्या किया है। 1 हफ्ते तक जब हमारा भाई घर नहीं आया तो दादी पड़ोस के घर में गई और उनकी मिन्नत की कि वो जाकर पता करें कि इसको क्यों पकड़ा है। आजकल पुलिस के चक्करों में कौन पड़ता है। दादी के पास कुछ पैसे थे जो उन्होंने किसी बुरे वक्त के लिए रखे थे। इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता था। दादी ने वो पैसे उस हमसाये को दिए और कहा मेरी कुल जमा पूंजी बस यही है। वो गए तो पता चला कि भाई जिन लोगों में बैठते थे वो लोग अच्छे नहीं थे, गलत कामों में मुलविस थे। हमारे हमसाये अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारी मदद करने का फैसला किया और एक अच्छा वकील करके भाई की जमानत करवा दी। मेरा भाई अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो दादी और अब्बा और मुझसे माफिया मांग रहा था कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से भटक गया था। अब उसने एक अच्छा इंसान बनने का वादा किया था। हमारे कहने पर उसने इन बुरे लोगों के बारे में सारी मालूमात पुलिस को दे दी। पुलिस ने इनके अड्डों पर छापे मारकर
बहुत से लोगों को पकड़ लिया था। हम भाई को इन लोगों के डर से घर से बाहर नहीं निकालते थे। सौदा सलफ पहले भी हम ही लाते थे। एक दिन गांव से हमारी खाला आई, उनके खाने पीने की चीजें आनी थी। दादी नहीं जा सकती थी, अब्बा घर पे नहीं थे और मैं इसलिए नहीं जा सकती थी कि मेरे भाई ने कहा कि मुझे पैसे दो, मैं ला कर देता हूँ। दादी ने पैसे दिए और कहा कि सामने वाली दुकान से ले आना। वो चला गया, मगर वो वक्त हमारी बदकिस्मती का था कि वो लोग उसके इंतजार में थे या उन्होंने उसे देख लिया था जिनसे मेरे भाई का झगड़ा हुआ था। मैंने बाहर गली में लोगों का शोर सुना तो मेरा दिल भी डर गया, मगर मैंने भी दादी से कुछ कहना मुनासिब न समझा कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी ने डरते दिल के साथ दरवाजा खोला तो किसी ने कहा कि गली के कोने पर तुम्हारा पोता बेहोश पड़ा है। दादी और मैं भागते हुए गए तो वो जख्मी हालत में पड़ा था। कोई उसको उठाकर अस्पताल नहीं ले जा रहा था। हमने पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन किया। अस्पताल जाने पर पता चला कि जख्मी होने के बाद वो थोड़ी देर जिंदा रहा, मगर खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो जिंदगी की बाजी हार गया। मेरे अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और एक हफ्ते के बाद ही वो भी उसके पास चले गए, मुझे छोड़कर। अब्बा ने हमारा न सोचा कि हम पे क्या गुजरेगी। हम इस भरी दुनिया में बिना सहारे के कैसे रहेंगे। एक माह तक मोहल्ले की औरतें हमारे साथ बारी बारी रहती रहीं, मगर कोई कब तक संभालता हमें। कॉलेज के दिनों में एक लड़का था जो मुझे पसंद करता था। उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, मगर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मेरे पास उसका नंबर नहीं था। मैं कॉलेज गई और वहां से उसका नंबर लेकर उसे फोन किया और उसको सारी बात बताई, तो उसने ये कहकर शादी करने से इनकार कर दिया कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था कि जिसके भाई का ताल्लुक किसी गिरोह से रहा हो और वो इस गिरोह के हाथों मारा भी गया हो। मेरे ऊपर ये पहाड़ क्या कम था कि मैं इस भरी दुनिया में अपने खानदान को खो बैठी थी कि मेरा साथ देने वाले ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मैं अपनी एक बहुत ही गहरी दोस्त के घर गई कि शायद उसके घर में मुझे पनाह मिल जाए, मगर इसके घर वालों ने भी इनकार कर दिया। उसके एक भाई ने कहा कि दारुल उमान में चली जाओ, वहां तुम्हें छत मिल जाएगी। इस जगह के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई थी, मगर मुझे यहाँ आप जैसी मेहरबान और हमदर्द दोस्त मिल गई। इसकी कहानी सुनकर मुझे उससे और भी हमदर्दी होने लगी। एक दिन मुझे लेने मेरा भाई आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या यहाँ कोई फातिमा नाम की लड़की भी आई है। मैंने पूछा कि क्या आप उसे जानते हो। उन्होंने मुझे बताया कि वो और फातिमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं समझ गई कि वो लड़का और कोई नहीं, मेरा अपना भाई ही था जिसने उसे छोड़ा था। मैंने कहा कि वो अब भी तुमसे ही प्यार करती है, तुम उससे शादी कर लो। मगर वो बोला कि नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो दारुल उमान में रहती हो। और मेरे भाई ने अपनी कजन से शादी कर ली। मैंने भाई से कहा कि फातिमा सच कहती थी, मदद करने का शौक तो सभी को होता है और सभी सबज बाग भी दिखाते हैं, मगर मदद कोई नहीं करता। इसके बाद मोहब्बत नामी जज्बे से मेरा एतमाद ही उठ गया। मुझे लगता था कि सब धोखा है। मुझे फातिमा न भूलती। दादी के फोत हो जाने और बहन की शादी के बाद उसने अपनी जिंदगी दारुल उमान के लिए वक्फ कर दी। वो वहां की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई, उनके दुख और दर्द बांटने लगी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त बन गई। लेकिन मैंने उससे आज तक नहीं बताया कि जिसका वो इंतजार करती है, जिसकी बातें मुझसे करती है, वो मेरा ही भाई है। मैं उसे सब कहकर उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी। मेरे अब्बू हमेशा ही हर मामले में मेरे भाई की साइड लेते थे। उन्हें लगता बहनों को हमेशा भाइयों से दब कर रहना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सहेलियों को देखती तो हैरान होती जब वो बताती कि उनकी अपने भाई से बहुत दोस्ती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हमारे घर का माहौल उससे उल्ट था। मैंने हमेशा अपने घर की औरतों को मर्दों से डरते और दब के जीते देखा। भाई से तो मैं अब वैसे ही दूर हो गई थी, फातिमा की वजह से। रजा मेरा कजन था, मेरी खाला का बेटा था, लेकिन मेरे वालिद इन लोगों को अच्छा नहीं समझते थे। मेरी खाला का रिश्ता पहले अब्बू से हुआ था। 5 साल मंगनी रही, लेकिन फिर मेरी खाला ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और अपने क्लास फेलो से शादी कर ली। अब्बू की शादी मेरी अम्मी से हो गई, लेकिन वो आज भी इन लोगों से बात नहीं करते थे, ना किसी को उनके घर की किसी तकरीब में जाने देते। अम्मी को मना नहीं करते थे, लेकिन खाला को हमारे घर आने की इजाजत नहीं थी। एक दफा अब्बा किसी काम से कराची गए, 3-4 दिन लग जाने थे।
अम्मी ने खाला की दावत कर ली, लेकिन अब्बा अचानक घर वापस आ गए। अम्मी की बहुत बेइज्जती की और कहा, तुम तो चाहती हो मैं मर जाऊं और तुम इन लोगों से रिश्तेदारियां निभाती रहो। खाला लोगों ने खाना भी नहीं खाया और चले गए। इसके बाद खाला कभी हमारे घर नहीं आई। मैं दारुल उमान से वापस वैन में ही आती थी, लेकिन एक दिन रजा की कॉल आई कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, खाला शुगर की मरीजा थी, अक्सर ही बीमार रहती थी। रजा खाला की इकलौती औलाद था। रजा मुझे स्कूल से ले गया। खाला की शुगर बहुत बढ़ गई थी। मैं लड़ने लगी कि खाने में बेहतियाती का नतीजा है। रजा और मैं उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए। वापस लाए, उन्हें मेडिसिन दी तो आराम करने चली गई। मैंने 2-3 परहेजी खाने बनाए उनके लिए। उन्हें देखने कमरे में गई तो वो सो रही थी। रजा के कमरे में आई जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा, मुझे घर छोड़ दो, अब्बू को पता चला कि मैं यहाँ थी तो तुम जानते हो बहुत खफा होंगे। वो हंसते हुए कहने लगा कि सोचो अगर मैं तुम्हें मुसलसल यहाँ ले आऊं हमेशा के लिए तो इनका क्या होगा। मैंने घूर कर देखा तो बोला, मैं सही कह रहा हूँ, कुछ करती क्यों नहीं, डर जाओ मेरे लिए, कह दो सबसे रजा से ही शादी करूंगी। मैंने कहा, मेरा मरने का इरादा नहीं है। तो मेरे पास आया और कहने लगा, मतलब शादी का इरादा तो है ना। मैंने कहा, ज्यादा बातें नहीं बनाओ, मुझे घर छोड़ो। मैं और रजा बाइक पर घर आ रहे थे कि हमें रास्ते में भाई ने देख लिया। घर आके वो हंगामा किया, मुझे 100 बातें सुनाई, मुझे घर से बाहर जाने से मना कर दिया, कहा कि घर से निकली तो टांगे तोड़ दूंगा। मैंने अब्बू से बात की कि वो ना माने, मुझे ना जाने दिया। मैं भी जिद पर आ गई। रजा की वजह से इन लोगों ने सब किया। मैंने भी घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने कह दिया मुझे रजा से शादी करनी है। अब्बा ने मुझे थप्पड़ मारा। भाभी ने आगे बढ़कर उन्हें रोका तो कहने लगे, बहू तुम बीच में मत आओ। अम्मा खड़ी रो रही थी। मैंने सोच लिया था अब जो भी हो मैं रजा से ही शादी करूंगी, लेकिन अब्बा ने और मेरे भाई ने कहा वो ये होने नहीं देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया। मुझे इस शख्स के नाम से भी नफरत थी। अजीब छिछोरा किस्म का लड़का था, हर वक्त ताड़ता रहता था। अब्बा के दोस्त का बेटा था। कई बार सामना हुआ था। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फातिमा के फोन पर फोन आ रहे थे, लेकिन मैं दारुल उमान भी नहीं जा सकती थी। फिर दूसरे दिन जब शाम को मेरा निकाह था, मैंने घर से भागने का प्रोग्राम बना लिया और एक सहेली की मदद से लाहौर आ गई। रजा से ताल्लुक रखने का मतलब था कि उसे मरवा दूं। मैं जानती थी कि मेरे घर वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं खाला का आखिरी सहारा छीनना नहीं चाहती थी। यही एक फर्म में जॉब मिल गई। यहाँ का मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी बहुत मदद की। मैं उससे बहुत मुतासिर थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि इस मुआशरे में अकेली जवान और खूबसूरत लड़की का अकेले रहना बहुत मुश्किल है। कल मुझसे मेरे ही एक दोस्त ने तुम्हें देखकर तुम्हारा नंबर मांगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ। तुम यहाँ क्यों हो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ तो मुझसे शादी कर लो। तुम्हें सहारे की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। मैंने सोचने का वक्त मांगा। फातिमा से बात की। उसने कहा कि अगर शादी करनी ही है तो ठीक है कर लो। एक तो बंदा सेटल है, तुम्हारा मुस्तकबिल बन जाएगा, दूसरा तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत भी है। इस तरह मैंने अपने मालिक से शादी कर ली। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। बड़ा सा घर जो अब मेरा था। मैं जो चंद हजार की खातिर धक्के लगाती फिर रही थी, अब ऐश से जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक बात मैंने नोट की थी, वो मुझे घर से निकलने न देता था, न किसी से बात करने देता था। इन्हीं दिनों में उम्मीद से हो गई, लेकिन मेरा शोहर बदल रहा था। उसका रवैया बहुत अजीब होता जा रहा था। उसने मुझे तलाक दे दी, लेकिन मैं वहां से कैसे निकलती। वो मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा था। बच्चे की पैदाइश के बाद उसने बदचलन कहकर निकाल दिया। मैं फुटपाथ पर बच्चे को लिए रोते हुए चल रही थी जब अपने पीछे उसे आते देखा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, चलो घर चलो। मैंने इनकार किया। मुझे साथ चलने के लिए मजबूर करने लगा। लोग हमें इस तरह लड़ते देख रहे थे। वो जबरदस्ती मुझे घर ले आया और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, हम साथ ही रहेंगे। मैंने कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं, तो मुझे जाने दो। कहने लगा, हम किसी से हलाला करवाते हैं, फिर दोबारा से साथ जिंदगी गुजारेंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। एक दिन वो एक इमाम मस्जिद के सामने मुझे ले गया। इमाम मस्जिद ने कहा कि उसे मुझसे अकेले में बात करनी है। मेरा शौहर बाहर चला गया तो इमाम मस्जिद ने कहा, यह शख्स पहले भी मेरे पास इसी काम के लिए आया था। ये शख्स अच्छा नहीं है,
ये सिर्फ धोखा देकर तुम्हें साथ रखना चाहता है। तुम इसके चुंगल में फंसी कैसे? इसका तो काम ही ये है भोली भाली लड़कियों से जाली शादी करके उन्हें साथ रखना और जब दिल चाहा तब छोड़ देना। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, ये शख्स मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगा। इमाम मस्जिद ने कहा कि मेरा एक जानने वाला है जो पुलिस ऑफिसर है, मैं उससे बात करता हूँ। मैंने इमाम मस्जिद का शुक्रिया अदा किया। तभी वो धोखेबाज शख्स वहां आ गया। इमाम मस्जिद ने मदद का वादा कर लिया और कहा कि वो जल्द ही किसी को इस काम के लिए ढूंढ देंगे। मुझे अब उस दिन का इंतजार था, मैं यहाँ से निकल जाऊं। इस शख्स की हरकतें मेरे लिए अजाब थीं। मेरे लिए एक एक दिन साल बराबर था। लोग मुझ पर बातें करने लगे थे। हमारी नौकरानी ने सारे मोहल्ले में बात फैला दी थी कि तलाक के बाद भी मैं उसी घर में उस शख्स की बीवी की तरह रह रही हूँ। अव्वल तो ये शख्स मुझे निकलने न देता, लेकिन एक दिन जब वो घर पर नहीं था और मैं अपने बच्चे की दवाई लेने गई तो वापसी पे लोगों ने मुझ पे आवाजें कसनी शुरू कर दी और कहा कि बीवी तो अब रही नहीं हो, लेकिन अमीर आदमी को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। इस नौकर चाकर और बड़ी गाड़ियों के बगैर गुजारा मुश्किल लगा, इसीलिए तो रखेल बन गई हो। कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोककर मुझे बेइज्जत भी किया। बहुत से लोग जमा हो गए। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने गाड़ी से उतरकर घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। दो आवारा किस्म के लड़के मेरे पीछे लग गए और कहने लगे, पकड़ो, इसने मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है, इस पर तो फतवा लगना चाहिए। ऐसी औरतें मुआशरे के लिए तबाही हैं। मैं भाग रही थी। मेरा छोटा सा बच्चा मेरी गोद में था। तब एक घर में दाखिल हो गई। इसके चौकीदार ने मुझे बाहर निकलने का कहा। तभी सामने से आते शख्स को देखकर मेरे पांव थम गए। वो रजा ही था, पुलिस यूनिफॉर्म में, और साथ वही इमाम मस्जिद भी थे। मुझे यूं इस हाल में देखा तो कहने लगे, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मैं इसी शख्स की बात कर रहा था। ये जरूर तुम्हें इस जालिम शख्स से बचा लेगा। मैं कुछ बोलती कैसे, पता नहीं रजा ने मेरे बारे में क्या सोच रखा था। रजा ने कहा, मौलवी साहब, ये बहादुर लड़की है, बड़े बड़े फैसले करना जानती है। और जालिम, जालिम आप किसे कह रहे हैं? ये खुद बड़ी जालिम है। इससे पता है दूसरों को बर्बाद कैसे करते हैं। इमाम मस्जिद हैरानी से सब सुन रहे थे और शायद समझ गए थे। रजा पहले से ही मुझे जानता था, इसलिए वहां से चले गए। मैंने कहा, मुझे जरूरत है तुम्हारी रजा, प्लीज मुझे बचा लो। उसने मेरी तरफ देखा। मैं नजरों का सामना नहीं कर सकी। मैंने नजरें झुका ली। तब उसने ड्राइवर को आवाज दी और कहा कि इस लड़की को बाहिफाजत कराची इसके बताए गए एड्रेस पर पहुंचा दो। मैंने कहा, रजा, अब्बा मुझे मार देंगे, भाई मेरी खाल उधेड़ देंगे। रजा ने कहा, घर जाओ, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। मैं हैरान थी वो इसकी बात कैसे मान जाते, लेकिन इस वक्त उससे बात करने की भी मेरी हिम्मत न थी। डरते डरते घर तक का सफर कर रही थी। 2 साल बाद अपने आप को सामने देखकर मेरी हालत अजीब थी और वो सब गुस्से से भरे बैठे थे। किसी ने मुझसे सीधे मुंह बात न की, लेकिन मैंने जो सोचा था कि वो लोग घर में दाखिल भी नहीं होने देंगे, ये हुआ था। किसी ने मुझे घर में आने से नहीं रोका था, लेकिन सबकी बेरुखी ने मुझे जीते जी मार दिया था। रजा ने उस धोखेबाज से मेरी जान छुड़वा दी थी, लेकिन मुझे अब रजा के सहारे की जरूरत थी। मेरे बच्चे को एक पहचान चाहिए थी। मैंने एक दिन रजा को कॉल की। उससे कहा कि अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मुझे ले जाए यहाँ से। उसने कहा, मेरे दिल में गुंजाइश ना होती तो इस वक्त तुमसे बात भी ना करता। मैं तुम्हें भूल ही कब सका हूँ। मैंने करब से आंखें बंद कर ली। काश मैं घर से भागने का फैसला करने की बजाय इस वक्त रजा से राब्ता कर लेती। कुछ दिन बाद हम दोनों ने रजा के दोस्त के घर पर 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। रजा ने कहा, तुम सुकून से रहो, जैसे ही मौका मिला मैं तुम्हारे अब्बा से कहकर रुखसती करवा लूंगा। ऐसे ये लोग फिर से मुश्किल खड़ी कर देंगे। मैं अपने घर वापस आ गई। घर पे किसी को भी नहीं बताया। मुझे किसी मुनासिब वक्त का इंतजार था। इन्हीं दिनों आपा की शादी की तैयारियां होने लगी। घर में खूब चहल पहल थी। हर कोई अपनी जगह मसरूफ था। मैं घंटों रजा से बातें करती और अक्सर मौका देकर घर चली जाती। खाला को हमारे रिश्ते के बारे में पता था। आपा की शादी पे भी अब्बू ने खाला लोगों को ना बुलाया और अम्मी लड़ाई के खौफ से खामोश रहीं। आपा अपने घर की हो गई। अम्मा सारा दिन किसी न किसी काम में मसरूफ रहती। भाभी की अपनी मसरूफियात थीं। बच्चे थे, उन्हीं में लगी रहती। मैं सारा दिन अपने बच्चे की वजह से मसरूफ रहती। एक दिन अम्मी से कहा कि मुझे जॉब करने दें। मेरी इतनी तालीम का क्या फायदा है अगर मैं ऐसे ही घर में पड़ी रहूं
और चूल्हा हांडी मुझसे होता नहीं। अम्मी ने भाई से बात की। भाभी ने भी कहा कि आइंदा शिकायत नहीं आएगी। मुझे ढेरों वार्निंग्स और नसीहत की। वापस आई तो पता चला मेरी जगह कोई और मुंतजिम आ गई और अब वैकेंसी नहीं। मैं रोज ही जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती। रजा से भी कहा, उसने मना किया कि जरूरत ही क्या है, कुछ दिन की बात है, तुम मेरे पास आ जाओगी। दफा करो जॉब के झंझट। मुझे बच्चे को और घर को संभालना यही बहुत बड़ी ड्यूटी होगी। मैंने उसे कहा, मुझे जॉब करनी है, मुझे आदत है अपने पैसे खर्चने की। मैं दूसरों के हाथों की तरफ नहीं देख सकती। मुझे एक सहेली के जरिए एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश थी। रजा को भी बताया कि जॉब बहुत अच्छी है और तनख्वाह भी पुरकशिश है। मैं बहुत खुश थी। दफ्तर की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी थी। अब्बू ने मेरे रिश्ते के लिए लोगों को घर पर बुला लिया। अब्बू के दोस्त का बेटा था। अब्बू इस रिश्ते पर बहुत खुश नजर आ रहे थे। जब मैं शाम को घर आई तो पता चला कि अब्बू ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैं बहुत परेशान थी। रजा को कॉल की तो कहने लगा, अभी खामोश रहो, कुछ नहीं हुआ, कौन सा निकाह हो रहा है, अभी तो बात ही पकी हुई है। अगर ज्यादा काम खराब हुआ तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, सबको बता देंगे हमने निकाह कर लिया है। मैं मुतमईन नहीं हो सकी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये फैसला करके मैंने ठीक किया था या नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में मैं ये रिश्ता कर तो चुकी थी, लेकिन अब्बू कभी भी ये होने नहीं देंगे। ये भी समझती थी मेरे घर से जाने की सूरत में यकीनन मुझे इस घर से हर रिश्ता तोड़ना पड़ता और फिर से मैं अपनों से दूर हो जाती। मैंने अपनों की खुशी के लिए वाकई कुछ नहीं किया था, हमेशा अपना ही सोचा था। मैं ऑफिस में अपने काम में मसरूफ थी जब 21-22 साल का नौजवान दफ्तर में दाखिल हुआ और बॉस के दफ्तर में जाने लगा। मैंने रोक लिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मीटिंग है। और मखदूम साहब ने मना किया है। मखदूम साहब हमारे बॉस थे। वो वही मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, कब से हैं मैम आप यहाँ? मैंने कहा, 1 हफ्ते से। कहने लगा, जॉब जरूरत है या शौक? मैंने हैरानी से देखा। यकीनन ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं था, यकीनन ये भी कोई कारोबारी शख्स था, इसीलिए बॉस से मिलने आया होगा। मैंने सोचा कहीं मेरा जवाब न देना उससे बुरा न लगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर दोनों, जरूरत भी और शौक भी। फिर कहने लगा, कहीं और या कोई और तजुर्बा है काम करने का? मैंने कहा, नहीं, सिर्फ यही कर सकती हूँ। पहले एक दारुल उमान में थी। फिर पूछा, उम्र कितनी है? मैंने कहा, 25 साल। तो बोला, मुझसे बड़ी भी हैं। मैंने हैरानी से देखा और कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? तभी दफ्तर का दरवाजा खुला और मखदूम साहब बाहर निकले और इस लड़के को देख के बोले, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, कभी तो वक्त पर पहुंचा करो, मीटिंग में वेट हो रहा है तुम्हारा। मैंने हैरानी से और शर्मिंदगी से उसे देखा, जो मुस्कुराते हुए अंदर बढ़ गया। मीटिंग खत्म हो गई थी और अंदर मौजूद लोग बाहर निकल रहे थे जब वही लड़का मेरे पास रुका और बोला, उम्र से ये फर्क पड़ा, मैं आपसे बदतमीजी से नहीं कह सका, कल से मत आइएगा। मैंने सीट से खड़े होते हुए कहा, सर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। कहने लगा, अच्छी बात है, लोगों को उनकी हैसियत से जज ना किया जाए, लेकिन दफ्तरी मामलात में जाना जरूरी है। वैसे मैं साइम हूँ, आपके बॉस मखदूम साहब का बेटा। मेरा मुंह हैरानी से खुले का खुला रह गया। ये मैंने क्या कर दिया था? अब्बू की तबीयत खराब थी और उन्हें खुद से ज्यादा मेरी शादी की फिक्र थी। अम्मी से तैयारियों का कह चुके थे और भाई से भी कहा कि दफ्तर से कुछ लोन ले लो, कुछ पैसे मेरी पेंशन के रखे हैं, दोनों बहनों को रुखसत करो, फर्ज अदा हो, जो होना है अब हो चुका, शादी की तैयारी करो। अब तकरीबन रोज भाभी और अम्मी के बाजार के चक्कर लग रहे थे और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं रोज रजा से पूछती, लेकिन उसके पास यही जवाब होता, अभी कौन सा कुछ हो रहा है, निकाह तो नहीं है ना, जो तुम परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होगा। साइम 1 हफ्ते से बाहर था, इसलिए दफ्तर नहीं आ रहा था, लेकिन अब बाकायदगी से आना शुरू कर दिया था और सारे अमले की दौड़े लगवा रखी थी। सब उससे तंग थे, काम और सिर्फ काम। मुझ समेत हर बंदा ही तंग था उससे। एक दिन मेरे कैबिन में मेरी कोलीग और मैं यही बात कर रहे थे कि मखदूम साहब और उनके बेटे में बहुत फर्क है। मखदूम साहब सबको इंसान समझते हैं, जबकि साइम सर सबको गधे, जिनसे बस काम लेते रहो, शाम को भी अगर कुछ बाकी है तो वो मुकम्मल करके जाया जाए, जैसे अगली सुबह नहीं होगी। मैं जोरों शोर से गिले करने में लगी हुई थी जब मेरी फ्रेंड ने मुझे आंखों से इशारा किया, पीछे देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो साइम
सुर्ख होते चेहरे के साथ मुझे घूर रहा था। मुझे दफ्तर में आने का कहा और वहां से चला गया। मुझे लग रहा था आज मेरी जॉब नहीं रहेगी। मैंने डरते हुए अंदर आने की इजाजत तलब की और अंदर आ गई। कहने लगा, आप क्या समझती हैं खुद को? मैंने कहा, इंसान। तो फिर मैं आपको गधा कैसे बना सकता हूँ? मैंने शर्मिंदगी से साइम की तरफ देखने से गुरेजी किया। मुझे लगा मुझे सॉरी कह देना चाहिए और बात खत्म कर लेनी चाहिए, लेकिन वो शुरू हो चुका था। उसका इरादा मुझे मजीद शर्मिंदा करने का था। कहने लगा, मेरी और मेरे कारोबार की कामयाबी की वजह सिर्फ यही है कि मैंने आज का काम कल पर नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं कल के आने पर भरोसा नहीं रखता। कल हो ना हो। मैं उसकी बात से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। मैंने कहा, सर आप ठीक कह रहे हैं, बस मुझे आदत है कुछ ज्यादा बोल जाती हूँ। मेरी गलती है, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। कहने लगा, गलती माफ हो सकती है लेकिन बददियानती नहीं। अगर आप मेरे ऑफिस में बैठकर मेरे अमले को मेरी बुराइयां करेंगी तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। घर आई तो एक हंगामा बरपा था। किसी ने मेरे और रजा के निकाह का बता दिया था और अब्बू ने मुझे देखते ही पीटना शुरू कर दिया। भाई मुझे मारने के लिए तैयार बैठे थे। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मेरे भाई ने मुझे बहुत पीटा और अब्बू ने कहा, अब इस रजा को बुलवाओ, उसे कहो कि अभी तलाक दे। भाई ने कहा, ये पहले भी हमारा मुंह काला कर गई। हमने फिर सोचा जमाने ने इसकी बोटियां नोच लेनी है और उस वक्त भी रजा हम पे हंसे ना, इसीलिए ही इसे घर में रखा और अब इसने इसी दुश्मन से निकाह कर लिया। जानती थी कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। अब्बा कह रहे थे, काश तुम पैदा होते ही मर जाती, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे 1 हफ्ता हो गया था। बुखार की वजह से मेरी हालत बुरी थी। जब भाभी ने बताया कि तुम्हारे दफ्तर से कोई तुम्हें पूछने आया, मैंने सोचा मेरी दोस्ती होगी। जब भाई अंदर आए और कहा कि तुम्हारे दफ्तर से साइम साहब आए हैं, मुझे तो पता नहीं था तुम उनकी कंपनी में काम करती हो। ये तो बड़े लोग हैं, हमारी कंपनी में भी इनके शेयर्स हैं 50%। ये तो हमारे भी बॉस हैं। जल्दी आओ, मैं चाय के साथ कुछ लेने जा रहा हूँ। मैं जब बाहर आई तो अब्बा और साइम साहब बातों में मसरूफ थे। मुझे देखते ही अब्बा ने अपने पास बिठा लिया। मैं हैरान थी कि पैसे कैसे अच्छे अच्छों की जुबान बंद करवा देते हैं। मेरे अब्बा जो किसी को कुछ समझते नहीं थे, अब इस तरह से पीछे जा रहे थे। ये सिर्फ पैसे का ही कमाल था। साइम अब मुझसे पूछ रहा था, तबीयत कैसी है? कहने लगा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपकी तबीयत का पूछ लूं। फिर जितनी देर साइम वहां रहा, हमारे घर के अफराद की खुश इखलाकी अरूज पर थी। मैंने दोबारा से दफ्तर जाना शुरू कर दिया। साइम से सामना बहुत कम होता रहा। वो इन दिनों बहुत मसरूफ था और कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था, इस पे भी फोकस करना था। जब एक दिन मेरी फ्रेंड रिदा अखबार लिए मेरे पास आई, जिसमें रजा की तस्वीर और साथ इंटरव्यू था। सहाफी ने ईमानदार पुलिस ऑफिसर का टाइटल देकर बहुत तारीफें की थी और वाकई ऐसा ही था। किस्मत बहुत मेहरबान थी इस इंसान पे। ईमानदारी तो इसके घर की बांधी थी। मैं सोच रही थी, वो वाकई इतनी ताकत रखता है कि आपका दिल जीत ले। कितना खुश नसीब था। अब वो कम से कम अपनी ख्वाहिशात को मारना नहीं पड़ता होगा, जो चाहे हासिल कर ले। लेकिन वही शख्स मेरे मामले में कितना मजबूर था। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन रिश्तों से फरार बहुत मुश्किल है। बंदा उनके सामने हार जाता है। आपा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो हमारे पास आई हुई थी कुछ दिन के लिए और भाभी को अब तजस्सुस था कि कब वापस जाएगी। इसी बात पे दोनों की अनबन हो गई। अम्मी को बेटी का कसूर लगा। कहने लगी कि अगर पूछ ही लिया था कितने दिन के लिए आई हो तो हर्जी क्या था। आपा रोने लगी थी। वाकई अजीब ही दस्तूर था हमारे घर का। बेटियां ही कसूरवार थीं। और फिर एक दिन पता चला आपी के शौहर यानी मेरी भाभी के भाई ने दूसरी शादी कर रखी है। आपा जानती थी, लेकिन भाई के घर की खातिर खामोश थी। अब्बा ने भाई से कहा, या तो तुम भी दूसरी शादी कर लो या फिर अपनी बीवी को छोड़ दो। भाई के 2 बच्चे भी थे, कोई इनका नहीं सोच रहा था। भाई ने भाभी को ये कहकर घर से निकाल दिया कि जब तक तुम्हारा भाई इस औरत को ना छोड़े यहाँ मत आना। बच्चे रख लिए और भाभी को घर से निकाल दिया। इस दिन अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया इन्हें दिल का मसला है, कोई भी परेशानी इनकी मौत की वजह बन सकती है। अम्मी कुछ अरसे से बीमार रहने लगी थी। तभी वो हुआ जो सोचा नहीं था। बहुत सालों बाद फातिमा इस घर में आ गई थी, जो असल हकदार थी। भाई ने इससे शादी कर ली। वो मुझसे खफा थी कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई, लेकिन मेरे पास वही जवाब था कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। 6 माह हो गए थे। भाभी के भाई ने भी अपनी दूसरी बीवी को न छोड़ा।
अब तो उनके हाथ भी ये बात आ गई थी कि मेरा भाई भी दूसरी शादी कर चुका था और भाई अब भाभी को घर नहीं ला रहे थे। बच्चों को फातिमा ही संभालती थी, जो माँ के लिए उदास रहते, उनसे मिलने के लिए रोते रहते। लेकिन भाई ने साफ कह दिया, इस औरत से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। इस दिन मैं घर आई तो मुझसे पहले साइम साहब घर आए हुए थे। आज सुबह से ही उन्हें दफ्तर में नहीं देखा था। मुझे देखा तो कहने लगे, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा अंकल से मिल लूं। फिर कुछ देर बैठे और चले गए। उनके जाने के बाद आपा ने बताया, साइम तुमसे शादी करना चाहता है। मैं हैरानी से आपा को देख रही थी। ये सब अब क्या था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। वैसे भी मैं रज़ा के निकाह में थी, एक बच्चे की माँ थी और उससे बड़ी भी थी। वो क्या सोच के ये रिश्ता जोड़ रहा था। मैंने साइम से बात करने का फैसला किया और अगले दिन दफ्तर जाते ही उसके सर पर पहुंच गई। कहने लगा, ऐसी बातें दफ्तर में नहीं होती, ब्रेक टाइम में बाहर लंच करेंगे, फिर समझाऊंगा तुम मुझे अच्छी क्यों लगती हो। वो फाइल खोल कर बैठ गया, जो इस बात का इशारा था कि अब तुम जा सकती हो। लंच टाइम पे उसने मुझे साथ लिया और हम बाहर आ गए। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं और किसी होटल रेस्टोरेंट में आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती। आप मुझे यही बता दें, आपने ये सब अब्बा से क्यों कहा? आप जानते हैं मैं तलाक याफ्ता हूँ, आपसे बड़ी हूँ। कहने लगा, सब जानता हूँ, तब भी मेरी वही मर्जी है, मैं अपनी बात से मुकरता नहीं। तब मैंने उसे सब बता दिया कि डीएसपी रज़ा मेरे शौहर हैं। उसने हैरानी से मुझे देखा और वहां से चला गया। मेरे सर से एक बोझ हट गया था। मैं अब मजीद बुरे फैसले करके जिंदगी अजाब नहीं बना सकती थी, इसलिए आखिरी बार भाई को मनाने की कोशिश की। लेकिन इस बार मेरी खुशकिस्मती थी कि फातिमा थी मेरे साथ। उसने भाई को मना लिया था। मेरी रुखसती रज़ा से हो गई। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। कुछ देर पहले मेरी रुखसती हुई थी। रज़ा बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन कुछ देर पहले कुछ कहने आया। मैं इंतजार करती रही, लेकिन खामोशी से पलट गया। मैं सारी रात इंतजार करती रही। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। मैंने खुद को भारी जोड़े से आजाद करवाया, सादा सा सूट पहना, वजू किया, नमाज के लिए खड़ी हो गई। मैं सजदे में थी जब मुझे लगा कोई कमरे में आया है और पलट गया। मैं नमाज के बाद कमरे से निकली तो सामने सोफे पे रज़ा लेटा हुआ था। मैं पास चली गई, पूछना चाहती थी, लेकिन खामोश रहना मुनासिब समझा। मुझे देखते ही उठ के बैठ गया और पास बैठने के लिए कहा। कहने लगा, पढ़ ली नमाज? मैंने कहा हाँ। और आपने? तो हंसने लगा और बोला, मेरे पास सब कुछ ही है, फिर क्या मांगने जाऊं? जब कभी मांगता था तो उसने मेरी सुनी नहीं, अब मैं सुनाता नहीं। मैंने हैरानी से देखा और कहा, अल्लाह से नाराज नहीं होते, हो सकता है अल्लाह को वो बेहतर लगा आपके लिए। तो कहने लगा, मेरी माँ का मरना, मुझसे छिन जाना मेरे हक में बेहतर कैसे था? और उठकर चला गया। वापसी पर उसके हाथ में 2 कप चाय के थे। एक मुझे दिया और कहा कि आज मेरे हाथ की चाय पियो। मैंने कप थाम लिया। रज़ा मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरी हर ख्वाहिश उसके लिए पूरी करना पहली तरजीह थी, लेकिन वो अलग कमरे में ही रहता। मुझे लगता था शायद वो इस रिश्ते को दिल से तस्लीम नहीं कर सका, इसीलिए ऐसा है। एक दिन वापस आया तो तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ देर मेरे कमरे में रुका, लेकिन जैसे ही कॉल आई थी अपने कमरे में चला गया। मैं परेशान थी उसकी तबीयत की वजह से, और इस तरह से पीछे जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उससे अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं था। मैंने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला। सामने ही खड़ा वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, मैं सब संभाल लूंगा, तुम वकील से बात करो। मुझे लगा केस की परेशानी है। मैं दरवाजे से पलटने लगी जब उसने मुझे देख लिया और कहा कि तुम छुपकर मेरी बातें सुनती हो। मैंने कहा कि मुझे लगा था तुम परेशान हो, मैं तो सिर्फ यही देखने आई थी। उस दिन मैं समझ गई थी मेरी रुखसती के वक्त ही कुछ ऐसा हुआ जो रज़ा मुझसे खींचा खींचा सा था। बच्चे की तरफ भी उसका ध्यान नहीं था। मैंने जो सोचा था कि वो मुझे और बच्चे को वक्त देगा, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने तो अपना कमरा तक अलग कर रखा था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे उससे पता करूं कि बात क्या है। रज़ा की आदत ऐसी थी कि जब तक खुद कुछ बताए ना, कोई कुछ पूछ नहीं सकता था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन दिल बहुत बेचैन था, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद मेरा वही भयानक ख्वाब ताबीर बनकर मेरे सामने था। मैं बाजार गई किसी काम से, कुछ लड़के मेरा पीछा करने लगे और फिर हजूम बढ़ने लगा और लोग मुझे घेरने लगे। एक लड़का मुझे मेरे पहले शौहर की रखेल कहकर दूसरे को बता रहा था कि ये वही लड़की है
बिल मालिक की बीवी, जो तलाक के बाद भी उसकी बीवी बनकर रहती रही। लोग मुझ पर हंस रहे थे। यकीनन ये सब वही शख्स करवा रहा था। जरूर उसने मुझ पर नजर रखी हुई थी। उसे पता था कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं रो रही थी, अपने बच्चे को सीने से लगाए भागने की कोशिश करने लगी। तभी उस हजूम में चीर कर वो शख्स मेरी तरफ बढ़ा जो मेरी जिंदगी की नवीद था। मैं भागकर उसके गले लग गई। उसने अपने साथियों से कहकर इस हजूम को वहां से हटाया और मुझे लेके गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तभी इस पर किसी ने गोली चला दी। मेरी आंखों के सामने अपने शौहर की यह हालत देखकर अजीब कैफियत तारी थी। मेरी नजरों के सामने वो शख्स मर रहा था जो पता नहीं कितने दिन से इसी शख्स की वजह से ज़हनी अजियत में था। वो उसे धमकियां देता रहा और मेरा शौहर असल वजह को कवर करने के लिए मुझसे झूठ बोलता रहा कि मैं परेशान ना हो जाऊं। लोगों में भगदड़ मच गई थी। चंद पुलिस वाले आगे बढ़े और रजा को एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए। गोली बाजू को चीरती हुई गुजर गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी वजह से वो इस हाल में था। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपने शौहर को देख सकती हैं, लेकिन वो दवाइयों के जेरे असर है, अभी उनसे बात मत करें। मैंने देखा रजा के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी। ये शख्स मेरा मुहाफिज था। मैंने रो रो कर अपने शौहर के लिए दुआएं मांगी। इस एक लम्हे को कोसती रही जब मैं घर से गई थी और रजा से राब्ता न कर सकी थी। अगर तब रजा से बात करती तो ना वो मनहूस शख्स हमारी जिंदगी में आता और ना आज ये दिन देखना पड़ता। अब्बा और भाई भी अस्पताल आ गए थे। मेरे अपनों ने मुझे सीने से लगा लिया था। मेरा दर्द कम हो गया था, लेकिन रजा के दर्द का एहसास मुझे जीने न देता। तभी डॉक्टर ने कहा कि रजा अब ठीक है। मैं भागकर अपने शौहर के पास गई जो अपने साथ पुलिस वालों को कुछ हदायत दे रहा था। तभी पता चला कि भागने की कोशिश में वो मनहूस शख्स पुलिस की फायरिंग से मौके पर ही जाँ बहक हो गया, अपने अंजाम को पहुंच गया था। दूसरे दिन रजा घर आ गया। मैं उससे नाराज थी। उसने मुझसे असल बात छुपाई क्यों थी। उसने मुझे अपने पास बिठाया और बोला कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अनजाने में कुछ दिन तुमसे दूर रहा। तुम्हें लगा कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं, जबकि मैं इन दिनों इससे जान छुड़वाने के लिए ही प्लान बना रहा था। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैंने अपने शौहर के हाथ को मजबूती से थाम लिया और कहा, रजा आपके बगैर मैं क्या करती। हंसने लगा और बोला, मैं सोचता हूँ काश माँ होती, तुम्हें इस घर में खुश देखकर वो बहुत खुश होती। इस दिन मुझे खाला बहुत याद आई। कुछ रिश्ते ऐसे ही वफादार होते हैं, सिर्फ हमारे होते हैं।